हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है उसको समझना ज़रूरी होता है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? बेसिकली मटेरियल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब सर वही क्रूड ऑयल, कोयले वगैरह वगैरह, ठीक है ना। दिस रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है ना। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज बेटा वो रिसोर्सेज होता है जो आप मल्टीपल टाइम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सनलाइट, आप सनलाइट को सोलर में एनर्जी, उसका एनर्जी को क्या कर लो, आप स्टोर कर लो। तो सोचो रात के समय भी उसको आप जला सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे आप उसका यूज़ कर सकते हो। विंड का मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो आप, वाटर का मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने नहाया, नहाने के बाद वो पानी जो इकट्ठा हुआ है मैंने उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे टॉयलेट के फ्लैश वगैरह में, ठीक है। या फिर आप रोड वगैरह में जैसे धोते हो, घर के बाहर के लोग धोते वगैरह हैं, वहाँ पे उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जैसे कोल एक बार जल गया तो वापस वो नहीं मिलेगा। ऑयल हो गया, एक बार हम लोग गाड़ी में देखते हो पेट्रोल वगैरह भराते हो, वापस वो पेट्रोल निकलता है कि अंदर के बाहर नहीं निकलेगा, वो जल जाता है। नेचुरल गैस हो जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। जो रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड फ्यूचर जनरेशन। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो बेटा हमारे पास अवेलेबल है उसका कहीं ना कहीं हम लोग को ना एक वाइज तरीके से, समझदारी से आपका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग समझदारी से इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, और फ्यूचर जनरेशन को, जो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन है, उनको फिर ये बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग जेन जी हैं, ठीक है ना। जेन जी के पहले जो जनरेशन था ना, वो इंडिया में अगर बात करें, इंडिया की जो जनरेशन थी, एग्जाम्पल में बात करो, एक टाइमलाइन लेता हूँ चलो तुम लोग के सामने। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके पहले की जो जनरेशन थी ना, इन्होंने फाइट किया अंग्रेज़ों से, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा फाइट किया, ओके, और अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, वही दूसरी कंट्री की बात करें, 1944, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1944 तक चला था, और हिरोशिमा नागासाकी में न्यू एटॉमिक बम गिराया गया। थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना, क्या ये 1944 था या 1942 था? मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी, राइट। अगर मैं करेक्ट हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि मैं करेक्ट हूँ, ठीक है। हाउएवर एक सर्टेन डेट मान लो, 1947 के आसपास का यहाँ पे मेरा मुद्दा है। यहाँ पे कंट्री था जिसका नाम था जापान, जिसका सब कुछ तबाह हो गया। सब कुछ का मतलब सब कुछ, वहाँ के लोग मारे गए, न जाने कितने बीमारियाँ हुई, पूछो मत। जो कि एटॉमिक जो रिएक्शन से न्यूक्लियर पावर से होता है वो हुआ। और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, भारत, ठीक है, इंडिया हमारा आज़ाद हुआ। हमारे पास भी कुछ नहीं था, सब लूट चुके थे हम लोग। ऊपर से इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए, ठीक है। सेम विद द जापान, सेम विद द इंडिया। सर्टेन अलग अलग केसेस था, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन गिरा, यहाँ पे भाई रॉयट्स वगैरह हो गए, रिलीजियस काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थी, जिसके में मुसलमानों ने काफ़ी हिंदुओं को कत्लेआम किया। तो उन लोगों ने काफ़ी गलत किया मुसलमानों ने। बट पॉइंट ये बात को समझो कि 1947 पे और 1944 पे हमारा देश बिल्कुल सेम पोजीशन पे था, जापान और इंडिया, एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक जनरेशन आई, और फिर 2025 में हम लोग खड़े हैं, और यहाँ पे जनरेशन आई, और ये लोग भी 2025 में खड़े हैं। जापान वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री में से एक है। वहाँ की इनकम अच्छे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे लोगों के पास सिविक सेंस है, समझदारी है, पॉपुलेशन भी एक सर्टेन लेवल तक है, हर एक चीज़। स्पेशली तब जब जापान के पास खुद का कुछ भी मेजर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वाला लैंड है, कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर वो जो खाने वाने के वेजिटेबल्स होते हैं वो इम्पोर्ट करते हैं। खुद में आइलैंड कंट्री है, वो एक कंट्री भी सही से नहीं है। लेकिन इंडिया एक कंट्री है, खुद का एग्रीकल्चर है, खुद का इकोसिस्टम है, उनके पास खुद का हर एक चीज़ अवेलेबल है। 2025 में देखो हमारा देश आज भी अंडर डेवलप कंट्री में आता है। बेसिकली डेवलपिंग कंट्री में कहने को बोल देते हैं। सड़कें देख लो, बाहर निकल के करप्शन देख लो, लोगों की सिविक सेंस देख लो, यू विल रियलाइज़ कि सर हम लोग इवन डेवलपिंग कहलाने के भी लायक नहीं है काफ़ी हद तक। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि जो बीच में जो जनरेशन आई ना 2000 के पहले, ये जो जनरेशन थी, और यहाँ पे 2000 के पहले जो जनरेशन थी, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। जापान में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, ठीक है, और अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ छोड़ के गए। आज के समय में जो वहाँ के जेनजीज है वो मज़े कर रहे हैं, भाई साहब अच्छा खासा कंट्री मिला उनको। लेकिन हमारे देश के 2000 के पहले के लोग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा बढ़ाया पॉपुलेशन,
आज उन्होंने दिन रात मेहनत की और हमारे देश को 140 करोड़ से जनसंख्या वाले देश में बना दिया, और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री में हम लोग का भारत आ गया। बहुत खुशी की बात है, बिग क्लैप फॉर आवर्स। और छोड़े क्या हम लोग के लिए, गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर फूटी हुई सड़कें, ठीक है, सिविक सेंस नहीं, करप्शन, जातिवाद, धर्मवाद हमारे पास कूट कूट के भरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि अगर चीज़ों को सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ोगे। मेरी एज आज 25 हो गई, मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 2000 में देखोगे मेरा बर्थ है, यही ना। मैं भी जेनजी हुआ कि नहीं हुआ, यानी जो बंदे 25 साल या उससे कम उम्र के हैं वो भी जेनजी हैं, ओके। उसके बाद जेल अल्फ़ा भी है। बट अब सोचो हम लोग को क्या मिला है, हम लोग के समाज में जातिवाद मिला है, कास्टिज्म मिला है, ठीक है, अंधविश्वास मिला है, ओके, करप्शन मिला है, मार्केट में कितना करप्शन है तुमको पता है, ठीक है, यही सब चीज़ मिला है। हमारे जनरेशन में हमारे इंडिया को ये दिया है, मतलब हमारे पहले वाले जनरेशन ने। हाँ, पॉपुलेशन भर के दिया है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन है, ये सब भर के दिया है। तो कहीं ना कहीं बीइंग ऑफ हम लोग की जिम्मेदारी है कि आगे आने वाले जनरेशन को अच्छे चीज़ें दें, ये फालतू चीज़ें हम लोग एटलीस्ट ना दें, ठीक है। इस लाइन का बहुत ही थोड़ा मैंने कड़वा शब्द में बोला, जो थोड़ा कॉमन सेंस वाला व्यक्ति होगा वो समझेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, और जिनके पास कॉमन सेंस नहीं है तो बेटा पोगो देखो, सिंपल सी बात है। चलो, ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। एक तो हम लोग ओवर पॉपुलेशन, भाई साहब अभी बताया कुछ देर पहले, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहाँ उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हमारे देश के साथ वही हुआ, ठीक है। इंक्रीज फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, गैस, ट्रांसपोर्टेशन, इसका बहुत यूज़ किया गया, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हमारे देश में हुआ। दिल्ली का पता है ना, साल में एकदम कोहरे से पूरे बुरी हालत हो जाती है। ठंडी के दिन जब गए थे जनवरी वगैरह, वहाँ पे स्कूल वगैरह छुट्टी करने पड़ जाते, इतनी बुरी दशा है। इरेशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, गलत तरीके से यूज़ करना है रिसोर्सेज का। पानी भाई साहब देखते हैं नल खुला है गिर रहा है, लोग अपने खाली पर्सनल इंटरेस्ट पे काम करते हैं, दैट्स इट। टेक्निकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अगेन फैक्ट्री वगैरह भी लगता है तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री भी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस नहीं करते। आज हम लोग गंगा, दुनिया में कोई देश नहीं होगी जहाँ पर रिवर को पूजा जाता है, मैं बोलता हूँ शर्त के साथ, होगी, हो सकता है काक हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंट्री नहीं है। हमारे देश में यमुना है, गंगा है, हम लोग पूछते हैं, ऐसा पूजे कि ऐसी की तैसी कर दिए गंगा का, इतना गंदा। मैं खुद बनारस में रहता हूँ भाई, बनारस गंगा जी के नाम पे, गंगा जी में नहा नहीं सकते। एक समय था छोटे में हम लोग रेगुलर जाते थे नहाने के लिए, अभी नहा लो पूरे शरीर पर रैशेस हो जाते हैं, इनकी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा लोगों ने पूजाई किया है। लोग देखते हैं आस्था के नाम पे प्लास्टिक में फूल चढ़ा हुआ, मूर्तियाँ ला के प्लास्टिक में अच्छे से पैक करके गंगा जी में डालते हैं, और वो प्लास्टिक कभी भी नहीं बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, कभी भी नहीं गलेगा, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो गंगा जी में रह जाएगा। वहाँ की इकोसिस्टम खराब हो गई है, वहाँ पे जितनी गंदगी है पूरे शहर की उसमें जाती है। तो हम लोग पूछते हैं, ऐसा भारतीयों ने ऐसे ही जिस भी भगवान को पूजा उसका सत्यानाश किया है, सिंपल सी रूल है। भगवान को पूजना शुरू किया है, देखो भगवान के नाम पे धंधा चल रहा है, यहाँ पे इतने बाबाए फ्रॉड निकल के आए हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, जिससे हमारे पास इको फ्रेंडली प्रैक्टिस हम लोग कर नहीं रहे, विदाउट इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, जिससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो गया है। पांचवा, एक्सेसिव माइनिंग। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव माइनिंग की है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल बुरी तरीके से बर्बाद हुआ है। एक मैं यूट्यूबर का नाम बताता हूँ तुम्हें, के क्रिएट, यस के क्रिएट, ठीक है। के क्रिएट का जाके देखना, वहाँ पे उसने झारखंड पे एक वीडियो बनाया है, जहाँ पे रिपोर्ट टाइप का वीडियो है उसका। उसमें देखना कि झारखंड जल रहा है, वहाँ पे आग लगी पड़ी है, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कोयले से। उस पूरी स्टोरी को देखना, यू विल रियलाइज कि कितनी बुरी दशा है। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है पता ही नहीं है। मिस मैनेजमेंट तो हमारे देश में भरी पड़ी है भाई साहब, मिस मैनेजमेंट का तो मत ही पूछो। हम लोग जीता जागता क्या बोलते हैं वो है, एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन, डिप्लेशन। अपने अब देखो, कोई भी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, डिप्लेट हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। देखो अर्थ की दशा क्या है। मैं इंडिया सेंट्रिक क्यों बात कर रहा हूँ सर, आप पाकिस्तान का बात नहीं करते, आप चाइना की बात नहीं करते, इंडिया की क्यों बात करते हो। मैं भारतीय हूँ बेटा, मैं चाइनीज़ हूँ ना पाकिस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अपना देश का देखूँगा, सिंपल सी बात है।
चाइना दिस इज़ नॉट माई कंसर्न। मैं वोट देता हूँ तो इंडिया गवर्नमेंट को वोट देता हूँ, मैं यहाँ पे चूज़ करने के लिए वोट देता हूँ। मैं सिटीजन भारत का हूँ, मैं भारत को क्रिटिसाइज करूँगा, गलत है तो करो, जहाँ अच्छा है मैं करूँगा, भारत की बढ़ाई भी करूँगा। मैं प्राउड इंडियन हूँ, खुल के मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे गलत है मैं गलत भी बोलता हूँ, सही हो तो सही भी बोलता हूँ, ठीक है ना। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की जो जल जीवन है, वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, वहाँ पे जो इकोसिस्टम है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के कारण भाई साहब फॉसल फ्यूल को ऑयल इतना जल रहा है, क्लाइमेट चेंज इशूज देखने को मिलते हैं। देखोगे आज के समय एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलता है, ठंडा पड़ा तो इतना गंदा ठंडा की पूछो मत, गर्मी तो एकदम शरीर जला दे वैसी गर्मी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कहीं ना कहीं पुअर जो कम्युनिटीज़ है वो बेचारे और परेशान हैं, जो अमीर है वो क्रीमी लेयर है, वो बोलते हैं ना अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जा रहा है। हमारे देश में ये भी दशा है, गरीबों को कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग गरीब रहे, तब ना गरीबी के। आज हमारे देश में मुद्दा क्या है, तुमको फ्री का फ्री बीज देंगे। दिल्ली में भी चुनाव हुआ था, फ्री बीज बट रहा था, अभी बिहार में हो रहा है, वहाँ पे भी फ्री बीज बट रहा है। वहाँ पे कास्ट के नाम पे सेंसस की गई कि कौन कास्ट के कितने लोग हैं, सो डैट की कास्ट की जो हम लोग राजनीति है वो कर पाए। इतनी चीप माइंडसेट हमारे लोगों की है। अब बताओ, तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी भी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है, जिससे गरीब गरीब रहे, क्योंकि नेता तो चाहेंगे गरीब गरीब रहेगा, तभी तो उनके अभी भी रोड बनाने के नाम पे, ये सब फालतू चीज़ों के नाम पे आपसे वोट लिया जा रहा है। अरे 2025 में जी रहे हैं भाई, 75 साल से ज़्यादा हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए, हम लोग क्या कर रहे हैं? आज भी ये मुद्दा बना के बैठे हुए कि रोड क्यों बनेगा, रोड बना देंगे तुम हमें वोट दो, क्या बोला जाए। ठीक है, जो भी है, तो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। और बेटा यही चैप्टर था, ख़त्म, 2 पेज ख़त्म, चैप्टर इतना ही है। ओके, तो मैंने पढ़ा दिया। काफ़ी मतलब गुस्सा आता है, क्योंकि यार मैं भी इस देश का यूथ हूँ, मुझे पता है प्रॉब्लम कितनी होती है। अभी रिसेंटली बताऊँ, अभी E20 व्हीकल का नाटक चालू है, इससे फ़ायदा केवल गवर्नमेंट नितिन गडकरी जो हमारे हैं उनके फैमिली को पर्सनली फ़ायदा होने वाला है, दैट्स इट। E20 व्हीकल का मैं सच्चाई बताता हूँ, सुनो। जो भी 2023 के पहले व्हीकल परचेस किया उसका व्हीकल तो गया, ख़त्म, गुड बाय, E20 के चक्कर में, क्योंकि इसमें 20% इथेनॉल मिला है। सर ये तो अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए ना। एक बात बेटा, पहले 96 रुपीज़ का पेट्रोल था, अगर इसमें तब 100% पेट्रोल का दाम कितना था, 96-98 के आसपास हुआ करता था। आज ये 80% पेट्रोल का भी दाम 100 रुपीज़ 96 के आसपास ही है। मेरा कहना है क्यों इस प्राइस को कम करो ना, अगर सच में तुम पब्लिक का भी भला चाहते हो तो। इसको तो कम नहीं किया, इसको तो उतना ही रखा है, लेकिन माल में गड़बड़ी कर दी, जिससे लोगों की गाड़ी भी खराब हो रही है। गाड़ी खरीदने का पैसा गवर्नमेंट देगी, 28% टैक्स लगता है भाई साहब। यहाँ 22 सितंबर के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 22 सितंबर 2025 के पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अमेंडमेंट आई है जहाँ पे 5% का GST लग रहा है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने बाई किया उसका क्या भाई साहब? गाड़ी खरीद रहे हो उस पर 28% का GST, ऑयल खरीद रहे हो उस पर GST, कुछ भी खरीद रहे हो GST, मेडिसिन खरीद रहे हो उस पर GST, इनकम कर रहे हो उस पर इनकम टैक्स, शेयर में पैसा लगा रखा है उस पर कैपिटल गेन टैक्स। भाई साहब ज़िंदगी जीने दोगे कि मार ही दोगे? और वही गाड़ी लेकर जब तुम रोड पे निकलते हो तो सड़कें टूटी मिलती है जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है, मैन होल है। मैं बताता हूँ, अपने घर के बगल में या कुछ दिन पहले रोड बना था, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, आके तोड़ दिया रोड को, खड्डा खोल के अंदर पता नहीं कौन सा पाइप घुसा रहे हैं और उनको सेटअप करना है। पहले रोड बनने के पहले होश नहीं था, रोड बन गया आप उसको तोड़ देंगे। तो इतना सालों से रोड ख़राब पड़ा हुआ था और रोड बना, रोड बनने के 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और फिर तोड़ दिए इन लोगों ने, क्या कहा जाए यार। तो ये दशा है, एक चीज़ फ्रस्ट्रेशन का कारण हो तब ना, इतने सारी चीज़ें हैं। तो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज आप इसको पढ़ लेना। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।